नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूँ इस कोरोना की भीषण परिस्थिति के समय कुछ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति के संबंध में। सबसे पहले तो मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री की सूचनाओं के आधार पर एक समाचार पत्र में एक डिटेल दिया गया कि 16 से 31 मार्च के बीच चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड ये पॉजिटिव केसेस की स्थिति क्या थी और फिर 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच क्या स्थिति थी। तो मैं इसमें ये बतलाना चाहूँगा कि 16 से 31 मार्च के बीच असम में 537 केस थे, जबकि 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच 3,398 बढ़ोतरी हुई 532% की। पश्चिम बंगाल में 8,062 और वो अब बढ़कर गया 41,927, यहाँ पर बढ़ोतरी है 420% की। केरल में 30,393 और 61,793, यहाँ बढ़ोतरी पाई गई है 203% की। पुदुचेरी में 1,400 और 3,721, यहाँ 165%, और तमिलनाडु में 25,244 के अगेंस्ट में 65,458, यहाँ 159%। मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि मैंने देखा कि बिहार में चुनाव 2010 में 6 चरणों में संपादित किए गए थे असेंबली चुनाव, 2015 में 5 चरणों में, और कोविड की स्थिति जबकि बिहार के चुनाव के समय नवंबर में वो डाउन ट्रेंड था पहले फेज का कोविड का, उस वक्त भारत के निर्वाचन आयोग ने 3 फेजेज में ही चुनाव कराने का निर्णय लिया। जब यह संभावित था कि भारत में दूसरा फेज अब जल्द ही आने वाला है, उस परिस्थिति में भारत के निर्वाचन आयोग ने, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, भारत के निर्वाचन आयोग की बहुत ही प्रतिष्ठा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा रही है, और हम लोग सभी भारतवासी यह चाहेंगे कि जो संवैधानिक संस्था जिसमें एक पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है देश में, तो वैसी परिस्थिति में कोई भी देशवासी यह नहीं चाहेगा कि भारत के निर्वाचन आयोग पर कोई तीखी टिप्पणी हो, उनके संबंध में यह आए कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे एक्शंस हुए हैं जिसमें लोग आरोप लगाने लगे हैं कि इसमें पार्शियलिटी हुई है। एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के चुनाव तो 1 चरण में ही संपादित किए गए। इसके पहले भी हम लोग देखते रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां भी एक ही दिन में चुनाव होता है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, और भारत में केंद्रीय बलों की संख्या इतनी अधिक है कि भारत निर्वाचन आयोग चाहे तो निश्चित तौर पर पूरी कड़ाई के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने में निश्चित तौर पर सक्षम है, और भारत का गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर हर तरह से सपोर्ट करने की स्थिति में होगा। पश्चिम बंगाल का मैंने जो देखा है कि वर्ष 2006 के चुनाव में 5 फेज में चुनाव वहाँ कराए गए थे, 2011 में 6 फेज में, वर्ष 2016 में 7 फेज में, और इस वर्ष जब कोविड का तीसरा चरण संभावित था तब ये 8 चरणों में संपादित किए गए। और एक और स्थिति कि जब कोविड केसेस की संख्या अप्रैल में फर्स्ट वीक में बड़ी तेज़ी से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में बढ़ने लगी थी, इसका असर अन्य जगह आने लगा था, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां पश्चिम बंगाल में हो रही थीं। अन्य राज्यों की चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पर उतनी चर्चाएं नहीं हुई हैं, उस पर बहुत सी विवेचना नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, विभिन्न पार्टियों के द्वारा बड़ी बड़ी सभाएँ हुई। कोविड प्रोटोकॉल का निश्चित तौर पर भारत के सारे लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा है कि कितना पालन हुआ, इस पर भी मैं कोई चर्चा अब नहीं करना चाहता। माननीय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की। और सबसे विशेष स्थिति कि 26 अप्रैल को जब माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की तो बहुत तीखी टिप्पणी थी। निश्चित तौर पर भारत निर्वाचन आयोग इन टिप्पणियों को भी देखेगा। यद्यपि मैं ये बार बार ये कहना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग सक्षम है और ऐसी कार्रवाई करे जिसमें भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान में रखा जाए, जनजीवन खतरा में ना पड़े, इस बात को ध्यान रखा जाए। ऐसी भी परिस्थिति आई बंगाल चुनाव को लेकर कि एक पार्टी के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अंतिम 3 चरण के चुनाव जो 22, 26 और 29 अप्रैल को हैं वो एक चरण में संपादित करा दिए जाए। मैं समझता हूँ कि शायद कोई राजनीतिक दल अगर एक चरण में भारतीय निर्वाचन आयोग निर्णय लेता तो शायद कोई दल इसका विरोध नहीं करता। खैर, जो बात बीत गई है उस पर मैं अब और नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 2022 में भारत के 7 राज्यों में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, गुजरात जहाँ 182 विधानसभा क्षेत्र हैं, पंजाब जहाँ 117 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा जैसे राज्य हैं। इन 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और हो सकता है कि जो स्थिति है, जो देश विदेश से जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत में तीसरा चरण भी कोविड का संभावित है कि आएगा। जो ही सेकेंड फेज की भीषण महामारी समाप्त होती है, हम लोग उससे निकलते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मैंने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में जो 2012 और 2017 में चुनाव हुए 7 फेज में हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग से एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध होगा कि सभी राजनीतिक दल जो हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त, उनसे सुझाव लेते हुए उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में चुनाव तो मेरे ख्याल से जैसा पूर्व में भी शायद होता रहा है कि एक ही चरण में हो, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के चरणों की संख्या बिहार की तरह, जैसे बिहार में 3 फेज में करा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी अधिक से अधिक 4 से 5 फेज में कराने की कृपा की जाए ताकि भारत के नागरिकों का जनजीवन सुरक्षित रह सके। मैं यह चाहूँगा एक भारतीय नागरिक के रूप में कि भारत निर्वाचन आयोग जो हमारे देश की महान संवैधानिक संस्था है, वो भारत के नागरिकों की जन सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय निश्चित तौर पर लेंगे। मैं यह पूर्व उदाहरण के आधार पर मैं नहीं चाहूँगा, चूँकि मैं एक अखबार में पढ़ रहा था 24 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का लेख एन गोपाल स्वामी साहब का, और जिसमें उन्होंने विभिन्न फेजों में कराए जा रहे पश्चिम बंगाल के चुनाव को उन्होंने जायज़ ठहराया। मैं चाहता हूँ कि उतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। पूर्व उदाहरण सब कुछ में नहीं चल सकता, अभी भी विकट परिस्थिति है कोरोना की, इसलिए भारतीय नागरिक का जीवन और उनका जन स्वास्थ्य निश्चित तौर पर मुख्य मुद्दा होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग से यही अनुरोध है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेंगे आप और बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 से आप सभी सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।